हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है। बिल्कुल ठीक बात है ये, और मैं तुम्हें लिख के देती हूँ ये बात कि अभी ना बहुत जल्द जो है वो डीजेएस महीना 2 महीना में या इतना नहीं तो थोड़ा सा टाइम में ना नोटिफाई हो जाएगा और ठीक ठाक वैकेंसीज के साथ होगा। दो बार एक बात और भी है ना, अब तो इन्होंने राजस्थान वालों ने एनआई पूरा ही कर दिया है, चैप्टर 17 हटा दिया है, तो अब तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि भी क्या कहते हैं वो कुछ भी पूछ सकते हैं। और मैंने जो है वो बात भी करी है टीम से, क्योंकि दीज आर माई सब्जेक्ट, एनआई रजिस्ट्रेशन, ये तो मेरी एक्सपर्टीज है, टीपीए एंड एवरीथिंग, ठीक है ना, बीएनएस। तो मैंने इनसे बात करी है कि हम इसके बाद ना जो है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा शुरू करते हैं। तो मुझे ये है कि आप लोगों का ना काफ़ी हद तक जो है वो मतलब जब तक एग्जाम आएगा तो आपका काफ़ी सिलेबस कवर हो चुका होगा। मतलब वैष्णवी तो यू हैव ज्वाइन लेट, बट जितने लोग बैठे हैं इनका तो सिलेबस काफ़ी कवर हो जाएगा। तुमको क्लासेस तो मिली हुई है ना? आई थिंक सब कुछ पॉसिबल है। नहीं, प्लीज़ डोंट डू दैट। या तो सिर्फ बेयरेट से पढ़ो, और ना क्या कहते हैं ना, यस गुड इवनिंग, ओके क्लियर क्लियर, या तो सिर्फ बेयरेट से पढ़ो, और ना क्या कहते हैं, या क्लास में जिसने ठीक से नोट्स बनाए हो ना उनके नोट्स ले लो। हालांकि मैं भी तुम्हारी क्लास में से किसी से सेटिस्फाई नहीं हो पाई हूँ नोट्स में। आधी अधूरी चीज़ें लिखते हो, आधी लिखते ही नहीं हो। मैं बोल बोल के थक जाती हूँ कि पूरा लिखो, तो तुम लोग लिख नहीं पाते हो। बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ट्राई योर बेस्ट कि हो सके। देखो मुझे ना कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि सिमरन राजस्थान का पेपर भी निकालो, एपीओ भी निकालो, ठीक है, एंड वैष्णवी यू टू। आयुषी मैम, वो कोई बात नहीं, पर मेहनत तो करो, तैयारी तो करो। अब मैंने तुम्हारा स्कोर देखा है, वो इतना अच्छा अच्छा स्कोर किसका, बीएनएस का आया हुआ है? 38 मार्क्स, 37 मार्क्स। हाँ तो ठीक ठाक ही पढ़ रहे हो तुम लोग अब, तो थोड़ा पढ़ना शुरू करो, टेस्ट देना शुरू करो, आंसर राइटिंग करनी शुरू करो। आई टॉक टू टीम कि क्या कहते हैं कि हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि आप आंसर, अब आज आंसर राइटिंग कौन कौन करके लाया है? खुशी इतनी हो गई कल रिजल्ट की, मैम की लिखा ही नहीं। दो मुझे। देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मैं मेहनत कराने के लिए तैयार हूँ। अच्छा मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मेरी आपकी क्लास ना फ्राइडे नहीं है, फ्राइडे, सैटरडे संडे भी नहीं है, मंडे है। वाई क्यों मंडे क्यों नहीं रहेगी? चलिए, गुड इवनिंग अभिषेक, गुड इवनिंग। चलिए पहले तो मैं आपके आंसर देखती हूँ। भारतीय न्याय संहिता की स्पेलिंग ही गलत। मैंने कहा था कि मैं बाद में देखूंगी। चलो कुछ बोलूंगी नहीं, एक बार देख लूँ। आइए आइए अरुणिमा, आइए। ये कौन है?
ये विंध्या तुम्हारा है? आई एम इम्प्रेस्ड। सबसे पहले तो मैं क्या कहते हैं तुमको एक चीज़ बताती हूँ, कुशागर तुम्हारे आंसर्स बहुत अच्छे हैं, तुम्हें आंसर राइटिंग अच्छी करनी आती है, बस स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखो। जय, मुझे सिर्फ एक गलती लगी, कभी भी ये मत लिखो मे बी लाइबल। मे बी लाइबल कभी नहीं होता, अगर लाइबल कर रहे हो तो शैल बी लाइबल। दूसरी बात एक और कि तुमने ना एक चीज़ लिखी है कि हम प्रिज्यूम कर लेंगे, तुमने या विंध्या में से किसी ने लिखी है कि हम 118 में प्रिज्यूम कर लेंगे। हाँ, इन्होंने विंध्या ने लिखी है कि वो गिल्टी, हम 118 में प्रिज्यूम नहीं करेंगे कि 118 में हम प्रिज्यूम करेंगे। 118 हमें बताता है कि क्या कहते हैं कि ऐसे ऐसे एलिमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं, तो इसीलिए यू आर राइट कि वो एक प्रिजम्पशन ही है, पर हम उस तरह से लिखेंगे नहीं। चलो हम ना सबसे पहले आंसर ही लिखें। क्वेश्चन सबको क्लियर है? कोई ऐसा जिसको क्वेश्चन क्लियर ना हो? क्वेश्चन नहीं पता? एक दिन आते हो एक दिन नहीं आते हो। सी आई एम मोर देन हैप्पी, और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे रिजल्ट दें। मैंने ना जो है क्या कहते हैं पीडब्ल्यू किसी होप के साथ ज्वाइन करा था कि कुछ स्टूडेंट्स जो आएंगे तो कि मैं ये कह सकूँ कि हाँ मैंने इन्हें पढ़ाया है और ना ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो मैं सीरियसली ये चाहती हूँ कि आप लोग ना उस चीज़ को करो, और मैं हमेशा एक चीज़ पे बिलीव करती हूँ अपार्ट फ्रॉम पीडब्ल्यू एज वेल, पीडब्ल्यू तो इट्स माई फैमिली, पीडब्ल्यू के साथ तो मुझे चलना ही है, बट उसके अलावा भी अगर आपको मेरी कभी भी कोई मदद चाहिए कि मैम मैं आपको लिख के दे देती हूँ आप चेक कर दो, मैं ये नहीं कह रही हूँ हर कोई आपको ये कर रहा है, अपनी अपनी इच्छा है, अगर आप मुझे कहोगे तो आई डू दैट फॉर यू, बट आप मेहनत करो और आप बनकर दिखाओ, मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी, ठीक है? तो डू दैट। अरुणिमा क्या हो रहा है, कभी आते हो कभी नहीं आते हो? आप लोगों को इतना जल्दी जल्दी घर क्यों जाना होता है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। जब जब शादी हो जाएगी ना तो फिर ये कहोगे कि क्या कहते हैं कि तब जाना ना अपने घर, अभी अभी तो क्या कहते हैं अकेले रहो। अब आई क्रेव फॉर द टाइम कि भाई मेरे को पीजी दे दो, मेरे को पीजी में रहना है, और मैं तो कभी कभी बोलती भी हूँ अपने हस्बैंड को कि मेरे को एक मुखर्जी नगर में पीजी दिलवा दो, मैं अपने दोबारा से दिन जीना चाहती हूँ। आई रियली वॉन्ट दैट। और मैंने तो ऐसा सोचा भी है कि तुम्हारा किसी के आसपास कोई रूम खाली हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना कि बस ठीक है। अरे घर वर तो पूरी उम्र का काम है, घर वर तो पूरी उम्र ही जाना है। एक बात बताऊं, तैयारी के बाद, बनने के बाद या बिना बने भी घर पे ही रहना है। चलो वो कोई नहीं, उसका ध्यान रखो, सॉरी टू हियर दैट, बट क्या कहते हैं घर हमेशा ही रहना है, फिर तुम सोचोगे कहीं भाग जाए मेरी तरह, तो इसीलिए घर पे इज्जत नहीं मिलेगी, बिना बिना बने नहीं मिलेगी। एक बात में तुम्हें एग्जैक्टली वो बन के भी नहीं मिलेगी। घर में इज्जत कभी किसी को नहीं मिलेगी। माई फादर इज़ लाइक कि अभी थोड़े दिन पहले वो उन किसी काम से मुखर्जी नगर आए थे मेरे ब्रदर के साथ, तो मेरा बोर्ड जो है इधर ही लगा हुआ है, तो ना मेरे फादर बोले पता नहीं कंपनी को क्या हो गया, बताओ इसकी फ़ोटो लगा दी है, क्या कहते हैं तो ना दे आर लाइक दैट, तो मतलब आप कुछ ही कर लो। और मेरे फादर आज तक ही मुझे बोलते तो तूने जीवन में किया ही क्या है, ही इज़ लाइक दैट। तो आई वाज लाइक कि हाँ मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, तो आप बन भी जाओगे तो भी। मेरे फादर हमेशा मुझे एक बात कहते हैं कि अगर तू बन भी जाती ना कि भाई ठीक है अब हम जब भी हायर देंगे या कुछ भी करेंगे, तो बन भी जाती ना, तो मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ कि तेरे ऑफिस में आकर तुझे बोल सकता हूँ चल खड़ी हो, मेरे निक नेम से कि चल खड़ी हो इधर बाहर आ, मुझे तुझसे बात करनी है। तो और माई सिस्टर शी इज़ अभी अभी रिसेंटली शी इज़ अपॉइंटेड एज अ डीसी, जगह का नाम नहीं बता सकती। तो वो ना जब मेरे फादर का फ़ोन नहीं उठाती है ना, तो मतलब मेरे फादर इज़ लाइक कि एक दिन उनके साथ क्या हुआ, उनको दिल्ली में कहीं किसी ने रोक लिया, तो मेरे फादर ने बोला कि भाई मेरी बेटी जो है वो आईएएस है और आप जो है मतलब कि प्लीज़ समझो, वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। तो ना वो बोले कि भाई जैसे हमेशा वो लोग करते हैं कि भाई हमें क्या पता, ऐसे हमारे पास हर रैंडम तीसरे दिन लोग आते हैं कि हमारा बच्चा ये हमारा बच्चा वो है। तो मेरे फादर को गुस्सा आ गया कि भाई ऐसा कैसे। तो अब ना उन्होंने मेरी सिस्टर को कॉल करा कि भाई ऐसे ऐसे, और उसने ना फ़ोन नहीं उठाया, और ना उसका फ़ोन पूरे के पूरे मतलब कि 6-7 घंटे बाद आया। तो मेरे फादर फुल गुस्से में, और मेरे फादर फ़ोन उठाते बोलते तेरा मतलब ही क्या हुआ, तेरा मेरे को फ़ायदा ही क्या हुआ जब तू मेरा फ़ोन नहीं उठा सकती। तो शी इज़ लाइक, तो मेरे फादर कहते हैं कि तुम बनो नहीं बनो, हमें अपना जीवन खुद ही निकालना है, यू आर गुड फॉर नथिंग। तो वो हमें यही बात बोलते हैं, और आप बन भी जाओगे ना तो कुछ नहीं होगा, पेरेंट्स आर पेरेंट्स।
अच्छा, मेरी आप लोगों से विनती है, जो जो लोग एलिजिबल हैं पढ़ना शुरू कर दो, प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दो। अरुणिमा, यू आर एलिजिबल, तो प्लीज़ पढ़ना शुरू करो। हिमाचल दिया था, हिमाचल ये फॉर्म क्यों कैंसिल हुआ है? उसमें क्रेडेंशियल नॉट सबमिटेड, मे बी दो उनके आधार कार्ड और वो भेज, ऐसा नहीं था मैम, वो क्रेडेंशियल जिस पे साइन करवाया वो उसकी हार्ड कॉपी तो इन लोगों ने भेजी नहीं होगी। बट फिर भी उसमें आया क्रेडेंशियल नॉट। अफजल का भी सेम था। मैंने सारे हाँ, नहीं आई होगी। किया था। तुम्हारा भी फॉर्म कैंसिल हो गया। हो गया मेरा आ गया, एक्सेप्ट हो गया, पेपर नहीं। अब राजस्थान का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और सिमरन, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भूख प्यास सब त्याग दो, बट अपना रूटीन बनाओ और ना फ़ोन को तो त्याग दो, ठीक है। अगर इंस्टाग्राम फेसबुक या कुछ है, बस बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। बस 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 तो बस ना अपना ना पेपर निकाल लो। एपीओ में भी सिलेक्शन हो गया ना, एपीओ में भी सिलेक्शन हो गया तो जुडिशरी की तैयारी करना बहुत आसान हो जाएगा। और जुडिशरी का एग्जाम तो आ ही रहा है, तो तुम्हारे लिए तो बेनिफिट ये है कि एपीओ भी पढ़ना है और राजस्थान का जुडिशरी भी पढ़ना है, ठीक है ना, साथ साथ तैयारी करो। और मेरा मानना तो ये है कि मैक्सिमम ऑफ तुम्हारा टारगेट दिल्ली जुडिशरी है, तो दिल्ली जुडिशरी के लिए ना पूरा मतलब बढ़िया बेस बना के चलते रहो। सब्जेक्ट लिख लो। मैंने पता नहीं तुमको बताया है कि नहीं बताया, किसी को तो आई वॉज टेलिंग कि आप लोग क्या करो, आप लोग राजस्थान का सिलेबस, दिल्ली का सिलेबस, हिमाचल का सिलेबस, 3 सिलेबस अलग अलग लिख लो। उसके जो कॉमन सब्जेक्ट्स है पहले उन्हें पिक कर लो। ऐसा मत करो कि दिल्ली का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लेके बैठ जाओ, फिर नहीं होगा, ठीक है। और ना कुछ अब तो एक फ़ायदा हो गया है कि कुछ सब्जेक्ट्स बिल्कुल कॉमन है, जुवेनाइल हो गया, पॉक्सो हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, सब कुछ अब तो ये कह लो कि सिलेबस सेम ही है। तो बस अब पढ़ना शुरू करो। पढ़ोगे तो सब ईजी है, नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई ईजी नहीं है। चलो, आई होप अब तुम लोग निकाल लोगे, ठीक है। आंसर तुम लोगों के अच्छे हैं, मैं इसे और ध्यान से पढ़ूंगी, पर अब लिखना शुरू करो। अच्छा, एक सेकेंड, मुझे ये बताओ कि 300 अब क्या बन चुका है? रहने दो तुम लोग। थ्री 302 अब 103 बन गया है। थ्री 304 बी अब क्या बन चुका है? 80 ना। 304 बी अब 80 बन चुका है। और 498 ए 85।300 बन गया है 101। चलो, एक बार मेरे को 299 भी देखने दो। यहाँ पे आसपास कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलता ना? चलो, स्टार्ट राइटिंग। ऐसे शुरू करेंगे इस आंसर को बिल्कुल डायरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन आप सबको पता है। अब सर क्वेश्चन पता चल गया है, इतनी देर में पढ़ने की तो वो की नहीं होगी। वाह, चलो। और बाकी तुम्हारे सब साथ के लोग कहाँ हैं? समीर एंड ऑल। चलिए, लिखिए। कौन? In the given facts of the case, in the given facts of the case, the charge under section 103,
द चार्ज अंडर सेक्शन 103 ब्रैकेट में लिख लो 302 ऑफ आईपीसी, ऑफ आईपीसी, कॉमा सेक्शन 80 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 80 ऑफ बीएनएस, ब्रैकेट में लिख लो 304 बी ऑफ आईपीसी, and section 85 of BNS, section 85 of BNS, ब्रैकेट में लिख लो 498 A of IPC, ब्रैकेट में लिख लीजिए 498 ऑफ आईपीसी, हेयर इन आफ्टर डिस्क्राइब्ड एज बीएनएस, आईपीसी नहीं लिखवा रही हूँ, हेयर इन आफ्टर डिस्क्राइब्ड एज बीएनएस। और इस बात को गांठ बांध लेना कि ऐसे आपको लिखना बहुत जरूरी है, वरना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। framed against three accused, framed against three accused, namely F, M and H, framed against three accused, namely F, M and H. मैं बता रही हूँ, इन द गिवन फैक्ट्स ऑफ द केस द चार्ज अंडर सेक्शन 103, सेक्शन 80, सेक्शन 85 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 हेयर एंड आफ्टर डिस्क्राइब्ड एज बीएनएस framed against three accused, namely F, M and H, father, mother and husband. आईपीसी के मतलब भारतीय न्याय संहिता के आंसर लिखने का यही पैटर्न है, ठीक है, कि एक चार्ज फ्रेम हुआ, क्योंकि अब तो हमें पता चल गया ना, उन्होंने हमें बता दिया कि ये सिचुएशन थी, तो हमें क्लियर हो गया कि सबसे पहला तो उन्होंने जो है वो डाउरी डेथ लगा, ठीक है, उसके साथ साथ मर्डर का लगा क्योंकि मर्डर तो उन्होंने किया ही है, ठीक है, और तीसरा लगा क्रूएलिटी का, वो आपने साथ में लगा दिया। इंडियन एविडेंस एक्ट का कोई चार्ज नहीं लगता, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो अब हमने कहा कि इन लोगों पे ये तीन लोगों पे ये चार्जेस लगे हैं। आगे आ जाओ। अब आपको क्या करना है, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप फैक्ट्स को लिख रहे हो, मैं आपको आंसर राइटिंग का पैटर्न बता रही हूँ। पिछले वाला क्वेश्चन बिल्कुल अलग था, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमने क्या लिख दिया, इन द गिवन फैक्ट्स ऑफ द केस, मतलब फैक्ट्स तुमको पता है भैया, तुमने फैक्ट्स पढ़ लिया है, हमें फैक्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आगे लिखो, विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज ऑफ मर्डर, हम एक एक करके जो है उसको लेंगे। थैंक यू सो मच। With respect to the charge of murder as defined under section 101 of BNS, I am repeating, with respect to the charge of murder as defined under section 101 of BNS, requires the actus reus, of causation of death, requires the actus reus of causation of death by a human being, of a human being which is manifestly present in the given case, which is manifestly present in the given case. Full stop. The only examination is as to who caused the death,
who caused the death and whether the accused had the intention and whether the accused had the intention to cause death is clearly stated in the dying declaration, है ना? Is clearly stated in the dying declaration that the victim was her mother-in-law, that the victim was with her mother-in-law and door was locked from inside. ऐसा ही था ना? Door was locked from inside. And hence the only possibility of her being dragged and the only possibility of her being dragged to the courtyard and being killed, dragged to the courtyard and being killed was that the mother-in-law had opened the door. Was that the mother-in-law had opened the door. Full stop. मेरी बात को ध्यान से समझिए. मैंने आपको उस दिन कहा कि आपको इश्यूज फ्रेम करनी है, फैक्ट्स को एनालाइज करना है और लॉ को यहाँ पे लगाना है. अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन चार्ज फ्रेमिंग जैसा था, ठीक है. ये वो चार्ज फ्रेमिंग नहीं है वैष्णवी जैसा आप सोच रही हैं. ये क्वेश्चन है टिपिकल और हम उसमें आंसर को लिख रहे हैं. तो हमने कहा कि गिवन फैक्ट को देखते हुए, हमें स्टोरी को देखते हुए ये पता लगा कि 3 चार्जेस लग सकते हैं. अब हमने सबसे पहले मर्डर उठा लिया विद रिस्पेक्ट टू मर्डर. तो हमने ना स्टोरी को शुरू से शुरू किया कि हमें डाइंग डिक्लेरेशन तो है हमारे पास, पर फैक्ट्स को देखते हुए ये पता चल रहा है कि वो फीमेल तो अपने कमरे में सो रही थी, उसको ड्रैग और कमरा अंदर से लॉक था. तब उसने क्या कहा था कि मुझे किसी ने ब्लैंकेट ढक दिया और कोई ड्रैग करके ले गया. तो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी तो ये है कि गेट किसने खोला. जब उसने नहीं खोला तो मदर इन लॉ ने खोला. अब आगे लिखो. As per the dying declaration, there were 2 persons involved and that is quite logical. As per the dying declaration, there were 2 persons involved and that is quite logical, as a single person alone cannot manage to drag a woman of young age downstairs and then to pour kerosene and light her to fire and at least 2 persons were definitely involved. Two persons were definitely involved. Write down. Full stop. The dying declaration clearly, नहीं ऐसे मत करो, आगे लिखो. Moreover, the husband, as per the dying declaration,
was sleeping on terrace, was sleeping on terrace and the neighbor gave the evidence that he was trying to save her, that he was trying to save her and was also instrumental in taking her to the hospital. Full stop. This further collaborated by the fact that this further collaborated, और collaborated की जगह बेस्ट वर्ड लिख दो corroborated, क्योंकि हम तो एविडेंस का यूज करेंगे ना, तो वाई collaborated, corroborated. This further corroborated by the fact that, क्या फैक्ट था, क्या फैक्ट था? Very good. This further corroborated by the fact that accused H, अभी तक तो हम उसे accused ही मान रहे हैं ना, accused H had got his finger burnt. Accused H has got his fingers burnt in trying to save his life. In trying to save his life. Her life, sorry, her life, her life. और सॉरी मैं आपको लिखवाना चाहती थी in trying to save his wife. His wife. Write down. The only two remaining accused, full stop, the only two remaining accused, the only two remaining accused, that is F and M, that is F and M, therefore were involved. Therefore were involved. Full stop. That is further supported by the fact that they had been involved in dowry cruelty that is further supported by the fact that they had been involved in dowry cruelty and their conduct also shows the same. And their conduct also shows the same. Write down. At the time when W was burning, at the time when W was burning, F did not try to save her. F did not try to save her and also took a lot of time. Very good. And also took a lot of time to open the door. Took a lot of time in opening the door. Grammar ठीक करो. Took a lot of time in opening the door. And M pretended as if she was sleeping upstairs. And M was pretending as if she was sleeping upstairs. That she was sleeping upstairs. हाँ.
नहीं नहीं, देखो एक तो टेरेस था और एक जो है क्या कहते हैं रूम था जिसमें वो लोग सो रहे थे। तो जब नेबर ने नॉक किया तो एम तो जो ये प्रिटेंड करी थी, क्योंकि फीमेल तो जल चुकी थी ना, तो उसको कोई बचा नहीं रहा था। मदर तो ये प्रिटेंड करी थी कि वो सो रही है, फादर ने गेट खोलने में टाइम लिया, ठीक है, और हस्बैंड उसको बचा रहा था। तो दिस इज द लॉजिक। तो अब आप लिखो, देयरफॉर H would not be liable for murder. Therefore, H would not be liable for murder. But the charge of section 30, but the charge of section 103 is clearly proved against FNM. Is clearly proved against F and M. राइट डाउन। ये बात समझ में आ गई? मर्डर का कोई दिक्कत नहीं है, आप तीनों ने बिल्कुल ठीक लिखा है। आपने उसको हस्बैंड को मर्डर के लिए लाइबल नहीं बनाया है। आगे आ जाओ। राइट डाउन the with respect to the charge of section 80 BNS, with respect to the charge of section 80 BNS, the purpose of section 80 is to prevent the meanness of dowry, MENACE, meanness of dowry and dowry death. Meanness of dowry and dowry death. हाँ, कि मतलब आप ये कह सकते हो कि एक ऐसा एक्ट जिसे हम सोसाइटी के अगेंस्ट मानते हैं, थ्रेटनिंग एक्ट, एक ऐसा एक्ट जो कि हम उसे सही नहीं मानते। तो इस तरह से इट इज़ अ सोशल लेजिस्लेशन, it is a social legislation and it is to be seen as an offense. It is a social legislation and it is to be seen as an offense independent of the offense of murder. Independent of the offense of murder. It is a social legislation and it is to be seen as an independent offense, as an offense independent of the offense of murder. हम कह रहे हैं कि गलत चीज़ है तो मर्डर पनिशेबल है, वी अंडरस्टैंड, बट ये इतना जो गलत है डाउरी डेथ, ये अपने आप में एक ऑफेंस, इंडिविजुअल ऑफेंस है अपार्ट फ्रॉम मर्डर। Thus, even if murder is proved, charge of section 80 shall be proved. Even if murder is proved, the charge of section 80 shall be proved if the ingredients are fulfilled. If the ingredients are fulfilled. Write down, in the given case, the death was caused within 7 years of marriage, क्योंकि 5th year में ही हो गई थी। In the given case, death was caused within 7 years of marriage and it is an unnatural death. हमने लॉ के पॉइंट को लिख दिया अब। In the given case, the death was caused within 7 years of marriage and it is an unnatural death. Full stop. Next paragraph में लिखो, there is a clear evidence of dowry cruelty. There is a clear evidence of dowry cruelty through the letter written by the victim
through the letter written by the victim to her parents. Full stop. Moreover, from the date of letters, it is clear that the cruelty was done only 2 months before the death. Moreover, from the date of letters, it is clear that the cruelty was done only 2 months before the death, and hence there was sufficient link between cruelty and death. And hence there was sufficient link between cruelty and death. Full stop. Accordingly, charge of section 80 IPC, charge of section 80 BNS, is proved against F and M. And they were the ones who committed the cruelty. Full stop. Next paragraph. There is no evidence of dowry cruelty. Against H. Hence, section 80 BNS will not apply on H. And he is acquitted of charge of section 80 BNS. And he is acquitted of charge of section 80 BNS. Last लिखिए. As to the charge of section 85 BNS. Cruelty na? As discussed above, the torture was committed for dowry. And hence cruelty under section 85 is proved against F and M. Full stop. H is acquitted of that charge. Write down. Accordingly, F and M is convicted of section 103 BNS, section 80 BNS, section 85 BNS, and H is acquitted of section 80 BNS, section 85 BNS, and H is acquitted of section 103 BNS, section 85 BNS, section 85 BNS, and H is acquitted of section 103 BNS, section 80 BNS, section 85 BNS, and H is acquitted of section 103 BNS, section 85 BNS, section 85 BNS, section 80 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 BNS, section 80
सेक्शन 103 BNS, 80 BNS, 85 BNS। मैंने इसमें 118 को यूज़ नहीं किया है, आपका मन करे आप इसमें 118 को यूज़ कर सकते हैं कि हम एक प्रिजम्पशन रेज कर लेते हैं, ऐसा कुछ होता है तो वो भी सिर्फ एक सिंगल पैराग्राफ में, इससे ज़्यादा नहीं। आंसर राइटिंग क्लियर? कोई शक सवाल? ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे फटाफट बताइए, तो आपको पता चल गया होगा कि आप लोगों ने ठीक लिखा है आंसर। आंसर लिखेंगे तो आपको राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या वो कोई परेशानी है? हाँ जी अभिषेक, अंकिता बताइए, कोई दिक्कत? हंड्रेड पे आ जाइए। हंड्रेड को एक बार रीड कीजिए। चलिए, सबसे पहला है 100 कल्पेबल होमिसाइड। Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death। तो सबसे पहला पॉइंट मार्क कर लो, कोई भी डेथ कॉज कर रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, सबसे पहला पॉइंट है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ इज द फर्स्ट पॉइंट। और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। ऊपर आपकी इंटेंशन है डेथ कॉज करने की, अब आप नीचे आपकी डेथ कॉज करने की इंटेंशन नहीं है, पर आपकी इंटेंशन है बॉडीली इंजरी करने की, पर वो लाइकली क्या कर सकती है, डेथ कॉज कर सकती है, तो लाइकली को भी मार्क कर लो। थर्ड पे आ जाओ, और विद द नॉलेज दैट, और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट, he is likely by such act to cause death commits the offense of culpable homicide। अब यहाँ पे उसकी इंटेंशन नहीं है, उसको नॉलेज है कि जो वो एक्ट कर रहा है वो सामने वाले की क्या कॉज कर देगी, द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन लर्न करने में, नॉट डेफिनेशन बट कल्पेबल होमिसाइड की बातें लर्न करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सबसे पहले वो आपको कह रहे हैं कि किसी ने कोई एक्ट किया या डेथ कॉज की, सबसे पहले उसकी इंटेंशन है कॉज करने की, दूसरी उसकी इंटेंशन है बॉडीली इंजरी कॉज करने की, जो लाइकली क्या कर सकती है, डेथ कॉज कर सकती है। और मैं लाइकली पे इतना प्रेशर इसलिए कर रही हूँ कि आप लाइकली को बहुत ध्यान से रखेंगे, लाइकली आपको बहुत काम आने वाला है। और फिर वो कह रहे हैं कि आपको नॉलेज है और आप जो है वो आपको पता है कि आप जो एक्ट कर रहे हो वो सामने वाले का क्या कर देगा, डेथ कॉज कर देगा, आपको ये नॉलेज है। समझ में आई बात? अब आप जरा एक बार इसकी इलस्ट्रेशन देखिए, सीधे इलस्ट्रेशन। अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को होमिसाइड का मतलब पता है? बस ठीक है, तो लिखो कॉपी में, होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग।
और मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि अभी मैंने आपको कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर आज रीड कराऊंगी, ख़त्म नहीं कराऊंगी, मुझे उसमें आपको कुछ पढ़ानी है चीज़ें। और इसको थोड़ा सा रिफाइंड लैंग्वेज में लिख लो कि कभी कोई पूछ ले, क्योंकि राजस्थान में तो बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं इस एरिया से। होमिसाइड इज कॉजेशन ऑफ डेथ, homicide is causation of death of a human being. Homicide is causation of death of a human being by a human being. Write down. Homicide lies in the fact that homicide lies in the fact that death must be caused by a human being. Death must be caused by a human being, and this homicide becomes culpable. This homicide becomes culpable when death caused was. This homicide become culpable when death caused was with concurrence of mens rea. When death caused was with concurrence of mens rea. तो इसमें 3 तरह के मेंस रिया हैं। सबसे पहले इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, नॉलेज दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। ठीक है, तो अब एक और बात समझिए, यहाँ पे लिखा है हुएवर, हुएवर के ऊपर लिख लो। हुएवर का मतलब है यहाँ पर अक्यूज जो कि है ह्यूमन बीइंग। हुएवर मतलब ह्यूमन बीइंग, अक्यूज्ड। और लिखा है कॉजेज डेथ, डेथ किसकी? ह्यूमन बीइंग की। लिखो इसके ऊपर वरना भूल जाओगे। चलिए अब इसको रीड करते हैं। A lays stick and turf over a pit. अब मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं ये पेपर में पूछी जाती हैं। A lays a stick and turf over a pit with the intention thereby causing death, with the knowledge that death is likely to be caused. Z, believing the ground to be firm, treads it on it, falls it and is killed. A has committed the offense of, कुछ नहीं कह रहा, स्टिक लिया, उसको राउंड गोल गोल घुमाया, लग गई, उसकी पहले से इंटेंशन थी मारने की, उसकी कॉज हो गई, तो क्या हो गया, उसने क्या कर दिया? कल्पेबल होमिसाइड। आगे देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपको ना प्रीलिम्स में, नॉट प्रीलिम्स में, सॉरी, आपको ना इंटरव्यू में हमेशा एक सवाल पूछा जाएगा कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में क्या चीज़ें कॉमन है। तो आप बोलेंगे कि कॉमन है डेथ। दोनों में ही, कल्पेबल होमिसाइड में भी और मर्डर में भी क्या होता है? डेथ कॉज होता है। और दोनों का ही 0.1 सेम है, दोनों में ही इंटेंशन टू कॉज डेथ है। पर चीज़ें बदलेंगी, वो मैं आपको बताऊंगी कि चीज़ें कैसे बदलेंगी। देखिए अब बी पे आइए। ए नोज जेड टू बी बिहाइंड अ बुश। ए को पता है कि जेड बुश के पीछे है। बी डज नॉट नो इट, पर बी को ये बात नहीं पता है। A intending to cause or knowing it to be likely to cause Z's death induces B to fire at the bush. B को नहीं पता पर A को पता है और वो Z की डेथ कॉज करना चाहता है। Here B may be guilty of no offense but A has committed the offense of culpable homicide. उसने खुद नहीं किया पर उसने उसको इंड्यूस किया है। चलिए आगे आइए। A, by shooting at a fowl with intent to kill and steal it, kills B.
Who is behind bush? A, not knowing that he was here, although A was doing an unlawful act, he was not guilty of culpable homicide, as he did not intend to kill B or to cause death by doing an act, or he knew was likely to cause death. वो तो किसी और को मारना चाह रहा था, ठीक है. अब वो जो है एक फॉर एग्जांपल एक बर्ड को या किसी को मारना चाह रहा था, बट अब उसको नहीं पता था कि वो वहाँ पे है, तो अब उसको लग गई, तो अब वो लाइबल कल्पेबल होमिसाइड के लिए नहीं है, क्योंकि उसकी इंटेंशन ही नहीं थी ना. तो बोथ आर मिसिंग, ना तो उसको इंटेंशन थी ना ही उसको नॉलेज थी, तो कोई भी एलिमेंट फुलफिल नहीं हो रहा, तो कल्पेबल होमिसाइड के लिए वो लाइबल नहीं है. आगे आओ एक्सप्लेनेशन 1 पे. A person who causes bodily injury to another who is laboring under a disorder, disease or bodily infirmity and thereby accelerates the death of that other shall be deemed to have caused his death. यहाँ पे ये लिख रहा है कि कोई पर्सन जिसको बॉडीली इन्फॉर्मिटी है, कोई इंजरी है या कुछ डिजीज़ है, कोई डिसऑर्डर है, और अब आपने उसको मारा, और अब आप कह रहे हो कि बिना इसको तो ये वाली इंजरी थी, मैं ना भी मारता तो भी मर जाता, तो ये कोई डिफेंस नहीं है. आपने अगर ऐसा काम किया है, चाहे सामने वाले को बॉडीली इंजरी है, डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, इन्फॉर्मिटी है, कुछ भी है, आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होंगे. आगे आओ. Where death is caused by bodily injury, the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although by resorting to proper remedies and skillful treatment, the death might have been prevented. अब ना क्या हुआ कि मैंने जो है वो सिमरन का मर्डर कर दिया मैंने सिमरन का मर्डर कर दिया, मैंने सिमरन को बहुत मारा, ठीक है, अल्टीमेटली सिमरन का मर्डर हो गया, बट अब मैं कह रही हूँ कि मैंने मर्डर किया था, पर मैंने डॉक्टर को बुलाया, मैंने एम्बुलेंस को बुलाया, एम्बुलेंस लेट आई, अगर एम्बुलेंस टाइम पे आ जाती तो वो बच जाती. भैया मैंने मर्डर करा है, वो मर्डर ही कहलाएगा, चाहे एम्बुलेंस टाइम पे आई चाहे नहीं आई, चाहे उसको ट्रीटमेंट मिलता चाहे नहीं मिलता. तो मैं ये नहीं कह सकती हाँ चलो मैंने मारा है, मैं मना नहीं कर रही, पर अगर वो टाइम पे आ जाते तो वो बच जाती, उसको ट्रीटमेंट मिल जाता तो बच जाती, ये कोई डिफेंस नहीं हो सकता. The causing of the death of a child in the mother's womb is not homicide. और मैं ये बात आपको कल बताना चाहती थी जब हमने मिसकैरेज पढ़ा था. कोई बच्चा अगर अपनी मदर की वूम में है और अगर उसका मिसकैरेज कर दिया है, वो बच्चा अब नहीं है, तो हम उसे होमिसाइड नहीं कहेंगे. But it may amount to culpable homicide to cause death of a living child if any part of that child has been brought forth. अगर चाइल्ड का कोई भी पार्ट अपनी मदर की वूम से बाहर आ चुका है तो अब हम उसे होमिसाइड कह सकते हैं. Though the child may not have breathed or been completely born, चाहे वो पूरा बाहर नहीं आया हो, बट जितना भी आया और अगर उसको कर दिया है तब हम कह सकते हैं. हाँ सिविल में मानते, पर इधर नहीं मानेंगे. क्लियर? चलिए अभी छोटी छोटी चीज़ें मुझे इसमें आपको बतानी है, बट अभी हम ये नहीं करेंगे. आप आगे आइए. अब आप आइए 101 पे. पहले मैं आपको कल्पेबल होमिसाइड मर्डर वगैरह से पढ़ाना चाहती हूँ, उसके बाद हम आगे आएंगे. मर्डर पे आ जाइए. एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर. देखो दो चीज़ें आपको समझनी है. कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर होता है? कल्पेबल होमिसाइड व्हेन अमाउंटिंग टू मर्डर है, या कल्पेबल होमिसाइड व्हेन नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है. कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर तब होता है जब वो एक्सेप्शन में फॉल कर देता है. आपने किसी को मारा तो है, ठीक है, बट अब आपका वो एक्ट किसी एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है, तो आप मर्डर के लिए लाइबल नहीं होंगे. आप किसके लिए लाइबल होंगे? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए. अब वो आपको कह रहा है कल्पेबल होमिसाइड व्हेन इट इज अमाउंटिंग टू मर्डर. देखो, if the act by which death is caused done with the intention of causing death. आपने डेथ कॉज करी है किस इंटेंशन से? पॉइंट दोनों का सेम है. अब आप आगे आओ. वहां पर तीन क्लॉजेज हैं, ए बी और सी. इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, लाइकली टू कॉज डेथ, और सीधा नॉलेज. ठीक है, अब देखो यहाँ पर चार चीजें हैं, और यहाँ पर बी और सी पॉइंट को वहां के हम बी पॉइंट से कंपेयर करेंगे. If the act by which death is caused is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows likely to cause death of the person to whom the harm is caused. क्या एडिशनल है यहाँ पे? offender knows, मार्क करो.
इंटेंशन है बॉडीली इंजरी करने की, बट वहाँ पर उसको पता था कि वो लाइकली डेथ कॉज कर सकती है, बट यहाँ पर आपको लाइकली के साथ ये बात भी पता है कि ऑफेंडर को पता है कि वो चीज़ डेथ कॉज कर सकती है, तो मोर ग्रेव हो गया ना ये। आगे आओ। If the act by which death is caused is done with the intention of causing such bodily injury to any person, such bodily injury intended to is inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। तो हमने जो वहाँ का बी पॉइंट था, यहाँ को बी पॉइंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऑफेंडर को इंटेंशन है, ऑफेंडर को पता है और ऑफेंडर ने उसकी जो इंजरी कॉज की है। दूसरी बात, ऑफेंडर को जो है उसकी इंटेंशन है बॉडीली इंजरी करने की और वो इतनी सफिशिएंट है कि वो डेथ कॉज कर सकती है। ये आप बातों को भूलेंगे नहीं। अब आप आ जाओ डी पे। इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट by which the death is caused knows that it is so imminently dangerous that it must in all probability cause death। अब देखो वो क्या कह रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको नॉलेज है कि जो एक्ट है वो क्या है, इमिनेंटली डेंजरस है, बहुत डेंजरस एक्ट है कि चाहे कुछ ही हो जाए इन ऑल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, या बॉडीली इंजरी जो है वो उससे डेथ कॉज हो ही जाएगी विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इनकरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ और दिस। हम कह रहे हैं कि आपको नॉलेज है कि वो एक्ट इतनी इमिनेंटली डेंजरस है कि एनी हाउ हर पॉसिबिलिटी में, हर प्रोबेबिलिटी में डेथ कॉज हो ही जाएगी। इलस्ट्रेशन पढ़िए। ए शूट्स जेड विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम। ए ने शूट किया जेड को, इंटेंशन क्या है, मारने की। जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस, जेड की डेथ हो गई, उसने क्या कर दिया, मर्डर। ए नोइंग दैट जेड इज लेबरिंग अंडर अ डिजीज दैट अ ब्लो इज लाइकली टू कॉज हिज डेथ। ए को पता है कि जेड एक डिजीज के अंडर जो है वो सफ़र कर रहा है और एक सिंगल स्ट्राइक जो है वो उसकी क्या कर देगा तो उसने क्या किया, उसको बॉडीली इंजरी कॉज करने के लिए स्ट्राइक कर दिया। जेड का जो है डेथ हो गई उस कॉन्सिक्वेंस में। ए जो है वो क्या है, although the blow might not have been sufficient in the ordinary course of nature to cause death of a person in a sound state of health। अगर इसकी जगह कोई साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ में होता शायद वो ना मरता, पर उधर तो उसको पता है तो अब उसने जो है वो किया है तो वो क्या हो गया, लाइबल हो गया। बट इफ ए नॉट नोइंग दैट जेड इज लेबरिंग अंडर एनी डिजीज, अब अगर ए को नहीं पता कि जेड को ऐसी कोई डिजीज है, gives him such a blow as would not in the ordinary course of nature to kill a person। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में अगर किसी को हम वो ब्लो देते तो उससे अगर वो साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ में तो वो नहीं मरता। हेयर ऑल्दो ए मे इंटेंड टू कॉज बॉडीली इंजरी इज नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर इफ इट डिड नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ। अब वो यहाँ पे बॉडीली इंजरी बेशक उसको करना चाह रहा होगा अगर उसको नहीं पता कि उसको ऐसी कोई डिसऑर्डर है तो, बट अगर अब उसको नहीं पता था कोई डिसऑर्डर है और एक ब्लो पे उसकी डेथ हो गई तो अब हम नहीं कहेंगे कि वो उसकी डेथ कॉज करना चाहता था और सच बॉडीली इंजरी एज इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। यहाँ पे वो आपको क्यों ये बात कह रहा है, क्योंकि अगर उसको पता है तो वो लाइबल है, अगर उसको नहीं पता है तो उसको नॉलेज नहीं है ना कि ऐसा कुछ हो सकता है कि उसको कोई डिसऑर्डर है। लेट सपोज कि किसी को अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है पर वो हट्टा कट्टा आदमी है, उसको अगर आप जो है प्लास्टिक के बैट से मारोगे तो जो है वो नहीं मरेगा, तो आपको लग रहा है कि मेरे को सिर्फ बॉडीली इंजरी करनी है, ठीक है। बट अब जो है आपने क्या किया, उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, आपको पता ही नहीं है, जहाँ पे उसके स्टिचेस आए आपने वहाँ मार दिया, उसको पेन उठ गया और उसकी डेथ हो गई। तो अब आपको नॉलेज नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, प्लास्टिक के बैट से कोई कैसे मर सकता है, तो हम उसको किसी और चीज़ में लाइबल कर सकते थे पर हम उसको मर्डर में लाइबल नहीं करेंगे अगर उसको नॉलेज नहीं है तो। क्लियर, आगे आओ। A intentionally gives Z a sword cut or club wound sufficient to cause the death of a man in ordinary course of nature। अब आप किसी को कट दोगे, गहरा सा कट दोगे तो वो आदमी मरेगा ही मरेगा ना, कुछ तो कटेगा ही, ठीक है। Z dies in the consequence, तो अब वो क्या है, मर्डर के लिए गिल्टी है। आगे आओ, देखो मेरी बात को समझो, जो ये वाला पार्ट है ना, बी वाला पार्ट है, यहाँ पर तो उसको ना तो उसकी इंटेंशन है डेथ कॉज करने की, उसकी इंटेंशन है बॉडीली इंजरी कॉज करने की, और ना ही उसको नॉलेज है। अब जो ये वाला पॉइंट आया है तो यहाँ पर वो जो स्वॉर्ड कट दे रहा है वो सफिशिएंट है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज करने के लिए, तो बस वो चीज़ है। आगे आओ। A without any excuse fires a loaded cannon into a crowd of person। अब बिना किसी कारण के वो लोगों के बीच में शूट कर रहा है और उससे एक आदमी मर जाता है, तो हमें पता है ना कि भाई उसकी इंटेंशन है तो मर्डर हो गया है।
ऑल्दो ही मे नॉट हैव हैड अ प्रीमेडिएटेड डिजाइन टू एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि उसको पर्टिकुलर इंडिविजुअल मरेगा कि नहीं मरेगा, हमें सिर्फ ये पता है कि उसने जो भी काम किया है वो अपने आप पे इतना सफिशिएंट है कि सामने वाले की डेथ कॉज कर सकता है। समझ में आई बात यहाँ तक? अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपको 299 और 300 में क्या डिफरेंस नज़र में आया? सिमिलैरिटी तो आपको पता चल गई कि दोनों में डेथ है, दोनों का क्लॉज 1 सेम है, पर अलग बातें क्या हैं? अलग बातें ये हैं कि मर्डर आपको और बिल्कुल क्लियर कर दे रहा है कि आपका बी पॉइंट वहां पर था, इंटेंशन टू कॉज डेथ एज इज लाइकली, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। यहाँ पर बी पॉइंट कह रहा है इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी एंड द ऑफेंडर नोज दैट द एक्ट विल लाइकली टू कॉज डेथ, प्लस सी हम बना लेते हैं पर उसी के बी के साथ पढ़ेंगे। हियर you know the person has intention to cause bodily injury but the injury is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। तो ऑफेंडर को पता है कि डेथ लाइकली कॉज हो सकती है, ऑफेंडर को पता है कि सफिशियंट है, वो वहां पर था, नॉलेज है उसको, बट यहाँ पर है कि नॉलेज के साथ साथ उसको ये पता है कि वो इतनी इमिनेंटली डेंजरस है कि ऑल प्रोबेबिलिटी में वो डेथ कॉज कर सकती है। तो अब आप मेरी बात को समझे कि कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाता है। देखो, अगर मान लो आपका पहला पॉइंट क्लियर है, इंटेंशन टू कॉज डेथ, तो आप सीधा ही किस में पहुंच गए? 300 क्लॉज 1, आई मीन 101 में पहुंच गए, आप मर्डर में पहुंच गए। अब अगर आपको साफ दिख रहा है कि ऑफेंडर का जो एक्ट है उसको नॉलेज है कि वो बॉडीली इंजरी जो है वो कॉज कर सकते हैं, तो आप मर्डर में फॉल करते चले जाएंगे ना। तो आप सबसे पहले किसके एलिमेंट देखेंगे? 299 के, किसके? 100 के एलिमेंट देखेंगे, और अगर मान लो वो फुलफिल हो रहे हैं तो उसके बाद आप किस में आ जाएंगे? मर्डर में आ जाएंगे। और आपको मर्डर में देख के पता चल जाएगा ना कि इमिनेंटली डेंजरस है, लाइकली है, सफिशिएंट है। तो जो एलिमेंट पूरे होते जाएंगे उसके हिसाब से आपको क्या मिल जाएगी? पनिशमेंट मिल जाएगी। सबसे पहले आप कल्पेबल होमिसाइड में देखेंगे, कल्पेबल होमिसाइड के 3 पॉइंट्स पूरे होने के बाद आप 300 पे आएंगे। बेसिकली तो क्या होता है ना कि जब कभी भी 100 का एलिमेंट पूरा हो जाता है क्लॉज 1 का, क्लॉज 1 मतलब वही इंटेंशन टू कॉज डेथ, तो आप डायरेक्टली किस में चले जाते हो? मर्डर में। ठीक है ना, समझ में आई बात? अभी मैं आपको इसका कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ, मुझे आपको इसको अच्छे से पढ़ाना है, पर अभी आप सिर्फ चीज़ें रीड करो। अब देखो क्या लिखा है, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। देखो, मैं आपको ना एक चीज़ समझाती हूँ और वो चीज़ आप इस तरह से समझो कि ये तो कल्पेबल होमिसाइड है, हमें पता है कि कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 100 में दिया हुआ है और कल्पेबल होमिसाइड के 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें ये चीज़ पता है और हमने उसको ए, बी और सी बना लिया है। वो कह रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर होगा? कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर होगा? कल्पेबल होमिसाइड मर्डर तब होगा जब हम कल्पेबल होमिसाइड के साथ कुछ ना और पॉइंट्स ऐड कर देंगे, कुछ और पॉइंट्स ऐड कर देंगे, और वो हमने और पॉइंट्स क्या ऐड किए? सफिशिएंट है, इमिनेंटली डेंजरस है, सब कुछ है, तो वो क्या बन जाता है? मर्डर। ठीक है, तो हेयर इट इज कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। क्लियर एवरीवन? अब हम कह रहे हैं कि जब एक्सेप्शन आ रही है कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, एक आदमी ने एक एक्ट किया मतलब वो कल्पेबल होमिसाइड है, ठीक है, अभी तक तो वो मर्डर बन जा रहा था कि अगर जो ये एलिमेंट मतलब कि ये 101 के एलिमेंट्स अगर फुलफिल हो रहे हैं तो वो मर्डर बन जाएगा। समझ में आई बात? पर अब हम ये बात आपको कह रहे हैं कि कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जब आपने कल्पेबल होमिसाइड किया वो मर्डर हो सकता था, पर अब आपका एक्ट किस में फॉल कर गया? एक्सेप्शन। तो हम कह रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड प्लस एक्सेप्शन इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। समझ में आ गई बात? कल्पेबल होमिसाइड प्लस एक्सेप्शन इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब आप पढ़ो, नॉर्मल एक्ट कल्पेबल होमिसाइड है, और मैं आपको इसलिए ये बात बता रही हूँ क्योंकि इनकी सबकी पनिशमेंट्स अलग है। नॉर्मल कल्पेबल होमिसाइड इज 100, मर्डर के साथ 101, ठीक है, और अगर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर जब वो एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है उसकी पनिशमेंट अलग है। तो अब आप देखो, सबसे पहले तो आप एक काम करो, इसको रीड करो, एक्सेप्शन को रीड करो।
मैं ना आपको साथ साथ एक चीज़ बता देती हूँ, आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। एक बार आप ना 105 निकालो। देखो 105 आपको क्या कह रहा है, 105 आपको कह रहा है पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मतलब कि जो सिंपल वो 100 वाली बात कर रहे हैं, हुएवर कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ for a description 5 years which may extend to 10 years, liable with fine. If the act done with the intention bodily injury with imprisonment for a term which may extend to 10 years and with fine. And if the act is done with the knowledge, तो क्या होगा? देखो आप इसको इस तरह से करो, अगर आपने जो है डेथ कॉज की है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और बॉडीली इंजरी, आप इसको ऐसे करो कि सेक्शन 105 आपको दो चीज़ों में डिवाइड कर रहा है, और वो दो चीज़ों में डिवाइड कर रहा है कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मैंने आपको 3 पार्ट्स बनवाया ना, ए बी और सी। तो ए और बी की पनिशमेंट तो उन्होंने दी है कि जब आपने इंटेंशन के साथ किया है डेथ, और या आपने क्या किया है इंटेंशन के साथ बॉडीली इंजरी। अगर आपने ऐसा कुछ किया है, इंटेंशन के साथ डेथ किया है या बॉडीली इंजरी किया है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 10 ईयर्स प्लस फाइन। पनिशमेंट उन्होंने दे दी लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 ईयर्स प्लस फाइन। और अब आ जाते हैं सी क्लॉज। सी क्लॉज हमें क्या कह रहा था? विद द नॉलेज बट विदाउट एनी इंटेंशन। नॉलेज है आपको कि हो सकती है, बट आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, तो वो कितना है? 10 ईयर्स फाइन। बस हाउ फाइदर डिस्क्रिप्शन 10 ईयर्स एंड फाइन। समझ में आई बात? क्या समझ नहीं आया? क्या क्या क्या? डिफरेंस तो मैंने अभी समझाया ही नहीं। डिफरेंस तो मैं तब समझाऊंगी ना कि थिन लाइन डिफरेंस कुछ नहीं है। अभी तो मैंने आपको डिफरेंस समझाया ही नहीं। मैंने तो अभी तक आपको सिर्फ सिमिलैरिटी बताई है। देखो आप मेरी बात को समझो। एक चीज़ सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, जो चीज़ शायद जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, चलो आप लोग ना मेरी बात को समझो। आप पहले एक काम करो, आप पहले ना मर्डर को पढ़ो, ठीक है? पहले मर्डर पूरा पढ़ो, फिर आप समझ पाओगे कि कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। फॉरगेट द पनिशमेंट। अगर आप हम पनिशमेंट के चक्कर में पड़े ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी रुक जाओ। चलो आप सिर्फ चीज़ों को इस हिसाब से समझो। नॉर्मल कल्पेबल होमिसाइड जो कि मर्डर नहीं है, वही नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर ही कहलाएगा ना। वो कल्पेबल होमिसाइड जो कि मर्डर नहीं है, वो क्या है? 100, जिसे हम कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं। फिर हम कह रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, जिसके क्या पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट्स हैं। इंटेंशन है बॉडीली इंजरी करने की, जो कि लाइकली टू कॉज डेथ है, ऑफेंडर को पता है। सफिशिएंट है या नॉलेज है कि एक्ट इतनी इमिनेंटली डेंजरस है, ऑल प्रोबेबिलिटी में। ये हो गया अमाउंटिंग टू मर्डर। फिर उन्होंने कहा कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड कब नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है? और वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कब है? जब एक्सेप्शन है। तो पहले आप एक्सेप्शन को पढ़ो, तभी आपको समझ में आएगा। कम टू एक्सेप्शन। एक्सेप्शन 1 पढ़ो। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर while deprived of the power of self control by grave and sudden provocation causes death of the person who gave the provocation or causes the death of any other person by mistake or accident। सामने वाले ने तुमको प्रोवोक किया, सामने वाले ने तुमको गुस्सा दिलाया, तुमने उसको क्या कहते हैं मार डाला, वो मर गया। तो अब तुमसे गलती तो हुई है, बट अब ये मर्डर नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है? और आपसे वो गलती तो हो गई है, या तो एक्सीडेंट में हो गया, कुछ हो गया। देखो, प्रोवाइडेड दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट
सॉट और वॉलंटरली प्रोवोक्ड। अब आपको डिफेंस तब नहीं मिलेगा जब अगर आपने प्रोवोकेशन खुद से की होगी तो, ठीक है, तब आप एक्सक्यूज नहीं ले सकते। गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू द लॉ और बाय पब्लिक सर्वेंट इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। या फिर कब, बताओ बी क्लॉज क्या कह रहे हैं? अगर पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी पे है तब आप नहीं बोल सकते। गिवन बाय एनीथिंग डन इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब प्राइवेट डिफेंस में अगर आप कुछ कर रहे हो तब, तो मतलब कि वो हमें एक चीज कह रहे हैं, नीचे आओ एक बारी, इसके एक्सप्लेनेशन पे ना हमेशा क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, वेदर द प्रोवोकेशन वाज ग्रेव एंड सडन इनफ टू प्रिवेंट द ऑफेंस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। बस ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, इसको मार्क कर लो, पता नहीं कितनी बार पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। और मैं आपको फिर कह रही हूँ, मेरे पास अभी सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, मैं आपको सिर्फ रीड करवा रही हूँ, मुझे अभी इसमें और 2 या 3 क्लास लगेंगी आपको एक एक चीज़ बताने में। मैंने अभी आपको इसकी चीज़ें नहीं बताई हैं, मेरे को अभी आपको इसको एक एक चीज़ बतानी है, तो आप प्लीज़ मेरी बात को समझिएगा कि अभी सिर्फ मैं रीड करवा रही हूँ। चलो एक बार इलस्ट्रेशन पे आओ। ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन एक्साइटेड बाय अ प्रोवोकेशन गिवन बाय जेड। ए जो है वो किसी पैशन के अंडर में जिसको प्रोवोक किया गया है जेड के द्वारा, इंटेंशनली किल्स वाई जेड्स चाइल्ड। पॉइजन होना चाहिए मुझे लगता है, नहीं पैशन ही है, ठीक है। हाँ, गिव मी अ मिनट। देखो इसको इस तरह से समझो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझो समझो समझो। ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन, इधर ये पैशन का मतलब है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, लिखो। ए अंडर, एक्चुअली पता है क्या होता है, जब अपनी बेयर एक्ट होती है ना, अपनी मतलब जो आपने शुरू दिन से पढ़ी हुई होती है उसकी तो एक एक लाइन आपको पता होती है, नई बेयर एक्ट की बड़ी मुश्किल होती है। नई बेयर एक्ट मैं भी आप ही के साथ पढ़ रही हूँ। चलो, ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन, पैशन मतलब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। और अगर आप मेरी पुरानी आईपीसी का बेयर एक्ट देख लोगे ना तो आप लोग तो आपको चक्कर ही आ जाएंगे, मेरी ऐसे ऐसी भरी पड़ी है। हाँ, कुछ नहीं बदला है। क्या कह रहे हो अभिषेक, मुझे लगा इतना फास्ट। अरे नहीं अभिषेक, अभी सिर्फ बैरेक पढ़ा रही हूँ, अभी अगर ऐसे मर्डर कल्पेबल होमिसाइड खत्म होने लगेगा तो तुम लोग ही शिकायत कर दोगे और मेरी नौकरी चली जाएगी। अभी रुको, शांति रखो, थोड़ी धैर्य रखो। अभी बैरेक तो पढ़ाऊंगी ना भाई, बैरेक नहीं पढ़ाऊंगी तो कैसे आगे तुमको समझाऊंगी। और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैं आपको बोल रही हूँ कि हुएवर, डेथ किसकी, सब कुछ समझाऊंगी, थोड़ा पेशेंस रखो। अब तक तो तुम्हें ट्रस्ट हो जाना चाहिए, पता नहीं क्यों तुम लोग को ट्रस्ट नहीं है आज भी। चलो आओ, देखो लिखो, ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन, पैशन मतलब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। सिमरन टेंशन लेने की बात नहीं है, पेपर निकल जाएगा, रिलैक्स होके पढ़ो। मेरे को पता है कि टेंशन हो रही है, दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे ये पढ़ना है ये पढ़ना है ये पढ़ना है। मेरी फेस रीडिंग कभी गलत नहीं जाती। बन जाओगी, टेंशन मत लो। जितना टाइम टेंशन लेके खराब करोगी ना उतने में तो बन ही जाओगी। और फिर यहाँ पे आना, फिर हम तुम्हें वो बुके बुके देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल रिलैक्स होके शांति से पढ़ो, ठीक है। चलो चॉकलेट, चलो। ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन मतलब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एक्साइटेड बाय अ प्रोवोकेशन गिवन बाय जेड। प्रोवोकेशन किसने दिया? जेड ने दिया। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ए और जेड के बीच में कुछ बात हो रही होगी या जेड ने ए को जाके पोक किया होगा। प्रोवोकेशन किसने दिया? जेड ने दिया। अब पर इस प्रोवोकेशन पे ए ने किल किसको किया? पर प्रोवोकेशन किसने दिया था? पर जेड के चाइल्ड ने तो नहीं दिया था ना। और लिख दिया इंटेंशनली किल, तो ये क्या हुआ?
मर्डर हुआ। अब तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे तो तुमने प्रोवोक किया था इसलिए मैंने तुम्हारे बच्चे को मार दिया। प्रोवोक तुमने किया था, तुम्हें मार देते, पर बच्चे ने तो पोक नहीं किया, प्रोवोक नहीं किया। तो हम लिख रहे हैं कि इन एज मच एज द प्रोवोकेशन वॉज नॉट गिवन बाय द चाइल्ड, चाइल्ड ने तो प्रोवोक नहीं किया ना, and the death of the child was not caused by accident or misfortune in doing an act caused by the provocation। तब तो मैं फिर भी डिफेंस मान सकती थी, बच्चा उसकी गोद में होता और वो उसको मारना चाह रहा था तो गलती से लग गया, पर यहाँ पर तो बच्चा बिल्कुल नहीं है, पिक्चर में ही नहीं है और आपने उसको मारा इंटेंशनली, तो अब यहाँ पर आप डिफेंस नहीं ले सकते। क्लियर? चलो, वाई गिव्स ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन टू ए। वाई ने कुछ कर दिया होगा। ए ऑन दिस प्रोवोकेशन फायर्स अ पिस्टल एट वाई, नीदर इंटेंडिंग नॉर नोइंग हिमसेल्फ लाइकली टू कॉज जेड। अब बेचारा पता नहीं जेड कहाँ से पिक्चर में आ गया। हु इज नियर हिम बट आउट ऑफ साइट, नियर हिम था बट आउट ऑफ साइट था। ए किल जेड, हेयर ए हैज नॉट कमिटेड मर्डर बट मेयरली, क्योंकि वो प्रोवोक तो किसने किया था? वाई ने। वो माई को मारना चाह रहा था पर जेड नियर बाई खड़ा था। और एक बात कह रही हूँ, अभी अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाना कि मैम उधर हमने पढ़ा था कि ए ने मारा, गोली जेड को लग गया तो वो सेम ऑफेंस के लिए लाइबल है, ये सब मत करना। अभी मेरे को पता है तुम यही बोलने वाले हो, तो अभी शांति रखो। चलो आओ, मुझे पता है तुम लोग कब क्या बोल सकते हो। चलो, ए इज लॉफुली अरेस्टेड बाय जेड अ बेलिफ, लॉफुली अरेस्ट किया है। A is excited to sudden and violent passion by the arrest। अब ये डिफेम हो गया होगा कि मेरे को क्यों अरेस्ट कर लिया, पर लॉफुली किया गया है। उसने क्या कर दिया? बेलिफ को ही किल कर दिया। दिस इज मर्डर, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था और अगर आप उसको मारोगे तो अब ये मर्डर है। इन एज मच एज द प्रोवोकेशन वॉज गिवन बाय अ थिंग डन बाय पब्लिक सर्वेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर। पब्लिक सर्वेंट तो अपना काम करेगा ही, तो पब्लिक सर्वेंट अगर अपनी ड्यूटीज़ में कुछ काम करे, इट इज़ नो प्रोवोकेशन। तो आप ये नहीं कह सकते कि उसने मेरे को प्रोवोक किया, उसने मेरे को अरेस्ट क्यों कर लिया, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। आओ, ए अपीयर्स एज अ विटनेस बिफोर जेड। ए जेड के सामने एज अ विटनेस आता है, अ मैजिस्ट्रेट, जो कि एक मैजिस्ट्रेट है। जेड कहता है ही डज नॉट बिलीव द वर्ड्स ऑफ एज डिपोजिशन। तो जज साहब तो कह ही देते हैं कि भाई मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, तुम क्या कह रहे हो। ए जो है वो क्या हो जाता है, अपने आप को ए हैज़ परज्यूड हिमसेल्फ। परज्यूड का मतलब होता है कि बेसिकली ना ये 193 में इसके बारे में बात की गई थी। 193 आईपीसी, अब देख लो बीएनएस का कौन सा सेक्शन हो गया है। ए हैज़ परजर्ड हिमसेल्फ। देखो, ए इज मूव्ड टू सडन पैशन बाय दीज वर्ड्स एंड किल्स जेड, दिस इज मर्डर। परजरी एक ऑफेंस होता है, हाँ, फॉल्स एविडेंस। तो क्या कहते हैं ना, ए ने जो है वो फॉल्स एविडेंस दिया होगा, जज साहब ने कहा होगा कि भी क्या कहते हैं कि मैं तुम पे विश्वास नहीं करता, तो वो डिफेम हो गया, उसने जज साहब को गोली मार दी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, कोई जज साहब को गोली नहीं मार सकता। दिस इज मर्डर। मार भी दें, क्या कह सकते हैं। चलो, क्या कह रहे हो? कोई नहीं मारता किसी को गोली। ज़्यादा पंगे लेना ही मत ना, शांति से बैठ के करना। और जब तक तो तुम्हारी डेथ सेंटेंस वाली सिचुएशन की नौबत आएगी तब तक तुम हायर कोर्ट जा चुके होगे। इनिशियली तो तुम्हारे पास यही सब आएगा। चलो, अभी जब तुम सीआरपीसी पढ़ोगे तो तुम पढ़ लोगे कि कितने तक ऑफेंस तुम्हारे पास आएंगे। चलो आओ, ए अटेम्प्ट्स टू पुल जेड्स नोज। ए अटेम्प्ट करता है जेड की नोज पकड़ने का। प्राइवेट डिफेंस में वो क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है। ए इज मूव टू सडन एंड वायलेंट पैशन इन कॉन्सिक्वेंस एंड किल जेड। बताओ, कोई बात हुई? दिस इज मर्डर इन एज मच एज प्रोवोकेशन वॉज गिवन बाय राइट ऑफ प्राइवेट। ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो, तो मेरे भाई का तो रोज़ ही मर्डर हो फिर। चलो, मेरे को ही समझाने की ज़रूरत नहीं है ना, वेरी सिंपल। चलो, आओ, Z strikes B. B is by this provocation excited to violent rage. इस इलस्ट्रेशन के आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, काफ़ी बार पेपर में आ चुकी। अच्छा, एक चीज़, डिपोजिशन यू अंडरस्टैंड? डिपोजिशन मतलब ऊपर वाली इलस्ट्रेशन में लिख लो बयान देना। अगर आपको नहीं पता है तो डिपोजिशन इज बयान देना।
रेज, यू अंडरस्टैंड, वायलेंट रेज मतलब गुस्सा। जो ये एफ वाली इलस्ट्रेशन है ना, इसको इसलिए इंपॉर्टेंट लिख लो क्योंकि पता नहीं कितनी बार, अनगिनत बार ये पेपर में आ चुकी है, और मैं बताऊंगी कि पेपर में क्या आया है इसका। Z strikes B. B is by this provocation excited to violent rage. A bystander intending to take advantage of B's rage. Z ने B को स्ट्राइक किया, B प्रोवोक हो गया, एक A जो है वहाँ पे खड़ा हुआ था जो कि B की गुस्से का एडवांटेज लेना चाह रहा था, एंड टू कॉज हिम टू किल Z, और अब वो Z का दुश्मन होगा तो इसीलिए ना उसने कहा कि तुम्हें गुस्सा आ गया, चलो लो तुम ये डंडा लो, मार दो उसको। तो क्या किया, Z puts a knife into B, to kill Z puts a knife into B's hand for that purpose। उसने देख लिया कि B को गुस्सा आया हुआ है, मौके का फ़ायदा उठाते हुए A ने B के हाथ में क्या रख दिया, नाइफ दे दिया, और B ने उसी गुस्से में क्या कर दिया, Z को किल कर दिया। हेयर B मे को हाईलाइट करो, हैव कमिटेड ओनली कल्पेबल होमिसाइड, बट A इज गिल्टी ऑफ मर्डर। इसको मार्क कर लो बस। अब हमेशा पेपर में ये इलस्ट्रेशन आई है कि यहाँ पर हाँ बी ने मारा, इतना छोटा बच्चा नहीं है वो कि उसको गुस्सा आ गया कि किसी ने उसको चाकू पकड़ा दिया और वो मार दे, तो हाँ बी कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल है, बट यहाँ पर ए जो है वो किसके लिए लाइबल है, मर्डर के लिए, क्योंकि वो समझ पा रहा था, उसको नॉलेज भी थी, वो जो कर रहा था वो सब कुछ गलत कर रहा था। ठीक है, एक बस एक्सेप्शन 2 पढ़ लो, आगे और नहीं कराऊंगी, पढ़ो एक्सेप्शन 2 पढ़ो। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा इफ द ऑफेंडर इज इन द एक्सरसाइज इन गुड फेथ बाय द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन प्रॉपर्टी एक्सीड्स द पावर गिवन टू हिम बाय लॉ एंड कॉजेज डेथ ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom he is exercising such right without premeditation, without any intention। दिस कुछ याद आया है एग्जाम्पल? हाँ, में हमने एक केस पढ़ा था कि वो उसको क्या कहते हैं, प्री मेडिटेशन ऑफ माइंड, कि याद आया कुछ हमने पढ़ा था, क्या एग्जाम्पल था? कोई फायदा नहीं है तुम लोगों को कुछ पढ़ाने का। सारे एलिमेंट्स फुलफिल हो रहे थे, कोई प्रीमेडिटेशन ऑफ माइंड जो है वो नहीं था, तो हमने सब कहा था कि ये तो एक्सेप्शन 2 का कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो ही विल बी लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। देख लो ज़रा कॉपी खोल के, लिखवाया था मैंने सब कुछ, लिखवाया तो मैंने सब कुछ ही हुआ है, तुम लोग को याद नहीं होता ना बस। मिलेगा ही नहीं अब क्योंकि रिवीजन ही नहीं हो रही है। छोड़ दो तुम, सामने देखो, पढ़ो इसका इलस्ट्रेशन। Z attempts to horsewhip A, not in such a manner to cause grievous hurt to A। वो उसको घोड़े से उतारना चाह रहा है, पर इस मैनर में नहीं कि उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाए। ए क्या करता है, अपना पिस्टल निकाल लेता है। Z persist in the assault। A believing in good faith that he can by no other means prevent himself from being horsewhipped। A को लगता है कि भाई मैं और किसी तरह से अपने आप को नहीं बचा सकता, तो वो Z को क्या कर देता है, शूट कर देता है। A has not committed murder but only culpable homicide। सिचुएशन कुछ नहीं है, सिचुएशन ये है, हम मानते हैं कि उसने मोर हार्म कॉज कर दिया है। देखो प्राइवेट डिफेंस हमें बार बार बताता है कि हमें मोर हार्म कॉज नहीं करना है, पर अगर आपने मोर हार्म कॉज कर दिया है तो अब आपका एक्ट कल्पेबल होमिसाइड में जो है वो फॉल करेगा, दैट विल अमाउंट टू कॉज डेथ ना, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस आपको एक हक देता है कि आप डेथ कॉज कर सकते हो कुछ लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में, जब आप अपनी बॉडी को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए डेथ कॉज कर सकते हो। तो यहाँ पर उसको लगा कि भाई वो मुझे घोड़े से गिरा देगा, तो मुझे अपने उसको लगा कि मुझे अपने आप को बचाने के लिए कोई और चीज़ नहीं मिली, तो मैं गोली से ही उसको मार देता हूँ। समझ में आ रही है बात? बट यहाँ पर उसने क्या कर दिया,
अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सीड कर दिया, क्योंकि अगर वो आपको गिरा भी देता ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता, आप कुछ और काम कर सकते थे, आप उसको पैर से धक्का दे सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, पर गोली मारना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो उसने यहाँ पे क्या किया, उसने जो है बेशक अपने प्राइवेट डिफेंस में जो है वो एक्ट किया, पर उसने जो पावर उसको लॉ ने दिया उसका जो है वो क्या कर दिया, मिसयूज़ किया। और उसके साथ बेशक उसका कोई प्री मेडिटेशन नहीं है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है, पर उसने मोर हार्म तो किया है। पर अब लॉ आपको हमेशा इस चीज़ का तो डिफेंस दे नहीं सकती कि चलो भाई प्राइवेट डिफेंस में एक्ट करे और टाटा बाय बाय भाग जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमने कहा यहाँ पे वो मर्डर के लिए लाइबल नहीं होगा, पर वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए ज़रूर लाइबल होगा। क्लियर? आओ हमने ना गंडासा वाला एग्जाम्पल भी पढ़ा था कि उसके हाथ में नहीं था, फिर भी उसने जो है वो मार दिया, उसका कोई प्रीमेडिएशन नहीं था। हमने ये भी पढ़ा था कि हस्बैंड वाइफ को ड्रैग करके लेके जा रहा था, फादर ने चाकू दे दिया, ठीक है ना, एक ही ब्लो किया था, पर हमने उसको उसमें एक्विटल दे दिया था कि उसका कोई जो है इस तरह से नहीं था। बट फिर भी आप चीज़ों को, एग्जाम्पल्स को याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। आगे एक्सेप्शन पढ़ाऊँ कि कल पढ़े? तो कल हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और कल एक बार ही जो है, हाँ इक्वल फोर्स होना चाहिए अभिषेक, बिल्कुल। कल जो है हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पर पहले मैं ये जो बची कुछ एक्सेप्शन है हम इसको पढ़ेंगे, और फिर हम इसके एक एक पॉइंट को कल्पेबल होमिसाइड, हूएवर कॉजेज डेथ, बिल्कुल एक एक चीज़ को कि मेंस रिया क्या है, एक्टस रियस क्या है, सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। टेक केयर, वेलकम।